मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे और दुलारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है पिछली क्लास में हम लोगों ने संलग्नता के बारे में समझ लिया था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है, बट फिर भी हमने कुछ वहां पर क्वेश्चन भी पूछे थे उस वीडियो में, और उस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे स्टूडेंट आई थिंक कंफ्यूज हो गए थे, आंसर में कुछ इधर उधर कर रहे थे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और सुन लिया करिए और अच्छे से आंसर दिया करिए। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दिया है, और जो लगभग रोज आंसर देते हैं उनके नाम हम यहाँ पर बता देते हैं। पर जैसे में अलका राय, आराधना यादव, और उसके बाद आदर्श मिश्रा, और उसके बाद शालिनी, ठीक है, और कुमकुम, ज्योति, प्रिया और राहुल सोनकर, ठीक, और उसके बाद आई थिंक ये इतने बच्चों का नाम हमने लिया है। बाकी एक दो बच्चों का अगर नाम छूट जाता है तो आई एम सो सॉरी, ठीक है, कभी कभी दिमाग में नहीं रहता है। वैसे हमने मैक्सिमम स्टूडेंट का नाम लिया है। और हाँ, एक लड़की और है सृष्टि यादव, ठीक है, और बस शायद यहीं तक। तो बच्चों, अब हम जो अगले यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन पूछ ले पहले। चलिए, क्वेश्चन आप बताएंगे हम लोगों को, यानी हमको क्या बताएंगे आप? पहला क्वेश्चन है, आप लोग हमको बताएंगे कि जो आईवीएफ है, आईवीएफ उसके दो फुल फॉर्म है, उसका नाम हमको आप फुल फॉर्म के रूप में बताएंगे, लिखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन आप हमको बताएंगे एसटीएफ से होने वाले दो डिजीज के नाम बताएंगे, ठीक है, एसटीडी से होने वाले दो डिजीज के नाम बताएंगे आप लोगों को, आप हमें कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि जो पार्चुरेशन यानी कि बर्थ के समय एक महिला एक बच्चे को बर्थ दे रही है, तो उस समय कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बॉडी से जो बर्थ देने में मदद करते हैं। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें वेट रहेगा आपके आंसर का, और नेक्स्ट क्लास में आपका नाम अनाउंस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, और साथ में पढ़ाई भी फोकस के साथ करिए, है ना। क्लासेस जिस दिन नहीं चलती आप अदर भी सब्जेक्ट पर फोकस करिए, क्योंकि बायोलॉजी से ही टॉप नहीं कर सकते या अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। तो चलिए बिना बकवास के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे हेडिंग है, बुक में देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हम हैं और आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी वे में, छोटे से में, यानी छोटे में पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ा देंगे। तो चलिए पहली हेडिंग हम पढ़ते हैं, बहुजीवी वंशागति। हमारी पहली हेडिंग क्या है बच्चों? बहुजीवी वंशागति। इसी तरीके से मिलती जुलती एक हेडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, मल्टीपल अलील, है ना, बहु अलील, सेम है ना, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के आंसर में। तो एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, आप लोग तैयार रहिएगा दोनों के आंसर देने के लिए। लेकिन फिर भी बहुजीवी वंशागति को आपको बता देते हैं। बहुजीवी वंशागति शब्द से ही पता चल रहा है कि बहुत जीन, है ना, बहुत जीन की वंशागति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो एक लाइन का इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, जब एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन हो, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, तो इसे बहुजीवी वंशागति कहते हैं। चलिए, छोटा सा आंसर हमने बताया कि जब एक लक्षण के लिए, जैसे सिंगल लक्षण के लिए, जैसे सपोज दैट हम टाल हैं तो एक लक्षण है, हमारे चेहरे का रंग या आपके चेहरे का रंग, ठीक है, वो एक लक्षण है। एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन हो,
जैसे टाल के लिए केवल कैपिटल टी वाला जीन है, लेकिन अगर हम कहें अभी एग्जांपल आपको बताएंगे हम, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या लिखा, एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन हो और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहे, स्थानांतरित हो, यानी वंशागति का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना। तो इस प्रकार के लक्षण को या इस प्रकार के जीन को हम क्या बोलेंगे, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। और एग्जाम्पल आपको देते हैं त्वचा का रंग, एग्जाम्पल का कौन है, त्वचा का रंग। त्वचा का रंग दो तरह का होता है ना। एक व्यक्ति बहुत सफेद होता है, सफेद मतलब बहुत गोरा होता है, कुछ व्यक्ति बहुत काले होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं। तो ये कैसे हो पाता है उसको हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से फोकस करिए आप लोग। जो त्वचा के मतलब जो काले रंग के लिए उत्तरदायी है वो कौन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। जी हमेशा जोड़े में होते इसलिए लिख रहे हैं कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये किस रंग के लिए है, काले रंग के लिए, ठीक है। जो लोग काले होते हैं उनके लिए होते हैं। अब जो उजले लोग होते हैं, उजले मतलब जो गोरे लोग होते हैं, उनके अंदर कौन जीन होगा, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। इसका मतलब ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, यानी जो लोग गोरे हैं उनके अंदर जो जीन है वो स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, और जो लोग काले हैं उसके अंदर ये वाला जीन है ना। अब जो लोग मध्यम वर्ग में आते हैं वो कैसे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका क्रॉस कराएं इसके साथ क्या मिलेगा आपको पता है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इसका इसके साथ होगा क्या मिलेगा, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और इसका इसके साथ होगा क्या मिलेगा, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यानी अगर हम कहें तो क्या मिला हमें, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और सॉरी स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये किसके लिए होगा, सांवले वर्ग के लिए होगा, सांवले वर्ग के मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए होगा, ठीक ठीक। देखिए आप लोग, हमने क्या बताया, केवल एक लक्षण है त्वचा का रंग, लेकिन जीन कितने, एक दो तीन जीन है, दो से अधिक जीन है, तो बहुजीनी हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल है ना बच्चों, बहुत सिंपल है, इतना आसान कि आप लोगों को सोते हुए आप पढ़ रहे होंगे तब भी आप लोगों को आ रहा होगा। बहुजीनी वंशागति यानी केवल एक लक्षण के लिए जब दो या दो से अधिक जीन हो, तो इस प्रकार के जीन या इस प्रकार के वंशागति को क्या बोलते हैं, हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। और आपके सामने उसका डिफिनीशन भी एग्जाम्पल हमने बताया त्वचा का रंग, और जिसमें त्वचा का रंग में काले रंग के लिए जो जीन वंश होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और जो गोरे रंग के लिए होता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं उजले रंग के लिए जो होता है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। लक्षण एक, जीन अनेक, लक्षण एक, जीन अनेक। आप एक लाइन में इसको ये भी लिख सकते हैं बहुजीनी वंशागति में, लक्षण एक, जीन अनेक। इस प्रकार के जीन को हम क्या बोलते हैं, बहुजीनी वंशागति या बहुजीनी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको देख, अब जो सांवले व्यक्ति होते हैं, यानी जो मध्यम वर्ग में आते हैं, जो ना तो काले होते हैं ना तो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, दोनों सिचुएशन में जब ऐसी स्थिति होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, उनके पास कौन सा जीन होता होगा, ये वाला जीन होता होगा। तो आप लोग किसी काले व्यक्ति को देखकर पता कर सकते हैं, किसी गोरे व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं, और कोई मध्यम वर्ग का है तो उसको भी देखकर आप बता सकते हैं। तो बच्चों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, बहुप्रभाविता। आपको याद है इस वाली हेडिंग को हम बार बार कहे थे, वहां पर मटर का एग्जाम्पल दिया था हमने, और हमने कहा था कि इसको एक बार और पढ़ना है, और आपके एग्जाम में जो आने वाला है वो यही हेडिंग, मतलब इसको ही याद रखना है, ठीक है, इसको ही याद रखना है। डिफिनीशन सेम है वहां का भी, यहाँ पर की कोई भी मतलब डरने की बात नहीं है। एग्जाम्पल थोड़े से डिफरेंस होंगे, आप दोनों में से कोई भी एग्जाम में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप हम कहेंगे तो आप मेरी साइड से भी लिखिएगा, ठीक है। बहुप्रभाविता मतलब समझ में आ गया वर्ड से ही क्या, कि एक जीन है लेकिन प्रभाव कितने हैं, बहुत सारे, ठीक है। जीन एक और प्रभाव अनेक, ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं जीन एक और प्रभाव अनेक। तो कैसे है हम बताते हैं आप लोगों को, यानी बहुप्रभाविता का मतलब क्या होता है, जब केवल एक जीन से अनेक लक्षण प्रभावित होते हो या अनेक लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो इस प्रकार के जीन को हम क्या बोल सकते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं, ठीक है। यानी हम यहां पर इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं क्या, एक जीन से अनेक फिनोटाइप मतलब दृश्य रूप,
लक्षण प्रभावित होते हैं, इसे ही बहुप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हैं, एक एंजाइम है, ठीक है, यानी कि एक रोग है, उस रोग का नाम हम लिख देते हैं यहां पर। रोग का नाम है फेनिल कीटोमेह व्याधि, यानी रोग, ठीक है, फेनिल कीटोमेह व्याधि। फेनिल कीटोमेह व्याधि का मतलब समझ लीजिए कि यह बीमारी तब होती है जब किसी व्यक्ति में फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, यह एक एंजाइम है, ठीक है। लेज एज वर्ड आता है तो आपको पता है एंजाइम होता है, ठीक है, लास्ट में एज वर्ड किसी के आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, उसको एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम जो होता है वो फेनिल एलेनिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? टायरोसिन में। चिंता मत करिए बच्चों, इसके प्रोसेस को हम आगे एक और हेडिंग आएगी पढ़ाएंगे, मतलब इसके फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या काम करता है, कैसे करता है, इसको हम आगे समझाने वाले हैं। बट फिर भी यहां पर ही समझ लीजिए हमने क्या बोला कि फेनिल कीटो में एक रोग होता है, और वो रोग क्यों होता है, क्यों का जवाब हम आपको दे रहे हैं। क्यों का जवाब है क्या? क्यों का जवाब है आपका ये कि जो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है ये एक एंजाइम होता है, इसकी कमी से, और ये कमी क्यों हो जाती है? ये कमी हो जाती है उत्परिवर्तन, यानी जीन में उत्परिवर्तन के कारण ये फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। और जब इस एंजाइम की कमी होती है तो फेनिल एलेनिन, यानी फेनिल एलेनिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। समझ लीजिए, यहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखना केवल इतना ही है। यानी फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होने के कारण फेनिल एलेनिन जो होता है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ऐसी स्थिति में जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है? फेनिल कीटोमेह व्याधि रोग होता है। और जब ये रोग होता है तो कई लक्षण, मतलब कई तरह के शरीर में अफेक्ट दिखाई देता है। इसमें क्या क्या दिखाई दे सकता है? पहला दिखाई दे सकता है आपको यहां पर मानसिक मंदन, मानसिक मंदन। दूसरा अफेक्शन क्या, अफेक्ट क्या दिखाई दे सकता है? बालों का गिरना या झड़ना, जो भी लिख सकते हैं आप लोग। और तीसरा है त्वचीय रंजन, त्वचीय रंजन, ठीक है बच्चों। आप लोग देख लीजिए, और भी बहुत सारे हैं, और भी मतलब कि मानसिक जो है कमजोर हो जाना, बच्चे का ग्रोथ कम होता है, लंबाई में ग्रोथ। तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं लक्षण केवल एक है, जीन केवल एक है बच्चों, जीन केवल एक है, लेकिन फिनोटाइप यानी कि जो दिखाई देने वाला लक्षण वो बहुत सारे प्रभावित हो रहे हैं, इसी को बहुप्रभाविता कहते हैं। मतलब रोग तो केवल एक हो रहा है, रोग कितना हो रहा है? केवल एक सिंगल हो रहा है, लेकिन एक रोग के कारण कई तरह के लक्षण हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। उसमें कौन कौन से रोग? इसके रोग के कारण क्या क्या हो सकता है? मानसिक रोग, मतलब इसकी ये होने के कारण क्या हो सकता है? मानसिक मंदन हो सकता है, बाल गिर सकते हैं, त्वचीय रंजन हो सकता है, रंजन होगा, ठीक है, रंजन हो सकता है, और ग्रोथ रुक सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि लक्षण जीन एक है लेकिन कई सारे लक्षण प्रभावित हो रहे हैं। समझ गए बच्चों? और ये होता क्यों है? क्यों का जवाब हमने बताया आप लोगों को कि फेनिल कीटो में रोग क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए रोग होता है। और रोग होने की वजह से हमारे शरीर में कई लक्षण होने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप कह सकते हैं कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आप लोगों से, यहां पर आगे इस हेडिंग को इरेज करते हैं। अगली हेडिंग हमारी ये बच्चों क्या है? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, इंग्लिश में इसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं।
यानी किस प्रकार से लिंग निर्धारण किया जाता है। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हेडिंग इसमें हम पढ़ेंगे, हम बताएंगे कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस मोस्टली किसके होते हैं, पर इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, सर्वप्रथम यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, सर्वप्रथम लिंग निर्धारण की खोज, यानी लिंग निर्धारण का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम किसने किया था, हेकिंग ने किया था। हेकिंग ने किया था, किस सन में किया था, ठीक है, 1819 ईस्वी। किसने किया था, हेकिंग ने किया था। किसकी खोज, किस पर प्रयोग किया था, लिंग निर्धारण पर, यानी आप लिख सकते हैं यहां पर सर्वप्रथम लिंग निर्धारण पर जो प्रयोग किया था वो हेकिंग ने सन 1819 में किया था। और किस पर किया था, कीट पर किया था उन्होंने। किस पर किया था, कीट, यानी वो कौन सा कीट था, वो कीट था कौन, टिड्डा, टिड्डा था। ठीक है, किस पर किया था, टिड्डे पर किया था। और टिड्डे पर किस पर, टिड्डे के किस पर किया था, नर युग्मक पर किया था, नर युग्मक पर किया था। उन्होंने देखा था कि कुछ नर युग्मक जो होता है, टिड्डे के कुछ नर युग्मक होते हैं उसमें यक्ष आकार की संरचना दिखाई देती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई संरचना नहीं होती। यानी कुछ ऐसे नर युग्मक होते हैं जिसमें यक्ष आकार की संरचना होती है, और कुछ ऐसे युग्मक होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है, वो खाली होता है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से खाली होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, फिर से हमने क्या बोला, लिंग निर्धारण। सर्वप्रथम लिंग निर्धारण का प्रयोग हेकिंग ने 1819 पे 19 ईस्वी में कीट यानी टिड्डे पर किया था, और टिड्डे के नर युग्मक पर किया था। उन्होंने देखा कि कुछ नर युग्मक पर यक्ष आकार की संरचना होती है, और कुछ में, और कुछ जो नर युग्मक होता है उसमें कुछ नहीं होता। आपको पता है जो स्पर्म होते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। जब स्पर्म बहुत सारे बनते हैं तो यही यहां पर वही हम बता रहे हैं आप लोगों को, कुछ नर युग्मक में क्या था, उनको देखने पर क्या मिला, यक्ष आकार की संरचना मिली, और कुछ में कुछ नहीं था, खाली था पूरी तरीके से। बाद में साइंटिस्टों यानी दूसरे साइंटिस्टों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता किया कि जिसको हेकिंग ने कहा था यक्ष बॉडी, आज वास्तव में वो क्या है, वो यक्ष गुणसूत्र है। फिर से माय डियर स्टूडेंट फोकस करिए, और आपको हम बता रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप वहां पर जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स है, आप लोग चिंता मत करिए, वहां से जाकर सारा नोट्स एकदम अच्छे से लिख लीजिए। जो पढ़ा रहे हैं वहां से एकदम मिलता जुलता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, और सेम चीजें हैं तो मिलेगा ही ना, एनसीईआरटी ये वो भी और ये भी। तो हमने क्या बताया, लिंग निर्धारण का प्रयोग सर्वप्रथम हेकिंग ने 1819 ईस्वी में किया था, और कीट पर किया था। कीट पर किस पर, टिड्डे पर किया था। और टिड्डे के किस पर किया था उन्होंने, नर युग्मक पर। जब उन्होंने देखा कि कुछ टिड्डों के नर युग्मक में यक्ष आकार की संरचना देखी गई और कुछ में कुछ नहीं था। बाद में दूसरे साइंटिस्टों ने जब एक्सपेरिमेंट किया, जब दूसरे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा, क्या देखा, क्या देखा कि जिसको हेकिंग ने यक्ष बॉडी कहा था, यक्ष काय कहा था, वास्तव में वो क्या था, वह यक्ष गुणसूत्र था। क्या था, यक्ष गुणसूत्र था। अब बताएंगे, अब यहां पर देखिए यक्ष और ओ, यानी कि नर युग्मक कितने प्रकार के मिले उनको, यक्ष और ओ, या यक्ष और जीरो कुछ कर सकते हैं, यक्ष ओ कहेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। अब जो मादा युग्मक होगा, आपको पता है मादा युग्मक हमेशा कैसा होगा, यक्ष और यक्ष होगा। नर युग्मक में दो प्रकार का उनको प्राप्त हुआ। अब एक साइड उन्होंने क्या किया, एक मेल, एक साइड आप कर सकते हैं, वो करे या ना करे, एक साइड मेल और एक साइड फीमेल लिख सकते हैं। मेल का क्या है, यक्ष और ओ है, और फीमेल का क्या है, यक्ष और यक्ष है। काउंट करा यहाँ पर यक्ष और यक्ष, यहाँ मिलेगा यक्ष और यक्ष, यहाँ पर क्या है, यक्ष और ओ, यहाँ पर यक्ष और ओ, यही है ना, यही ना बच्चों। अब देखिए इसमें 50% यक्ष एक्स बॉडी मिला, और 50% क्या मिला, 50% यक्ष और ओ मिला, यानी ये मादा और ये नर। यानी बाद में साइंटिस्टों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि टिड्डे में लिंग निर्धारण का कार्य कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, यक्ष ओ कर रहा है। कौन कर रहा है, यक्ष ओ। क्यों यक्ष ओ करेगा, क्योंकि जब यक्ष दूसरे यक्ष के पास जा रहा है तो फीमेल बना रहा है, यानी मादा बना रहा है, और जब ओ यानी इसमें यक्ष बॉडी नहीं है, वो यक्ष के पास जा रहा है तो वो नर टिड्डा बना रहा है। फिर से, जब एक यक्ष दूसरे यक्ष के पास जा रहा है तो वो मादा टिड्डा बना रहा है। जब एक मतलब नर का जो ओ वाला बॉडी है, अगर वो मादा के यक्ष वाले युग्मक के पास जा रहा है तो नर बना रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यक्ष ओ मतलब नर, यक्ष एक्स मतलब मादा। ठीक है, यहां एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया होगा। इतना काम कौन किया था, हेकिंग करके। हेकिंग तो बस केवल बताकर चले गए, अदर साइंटिस्ट उसमें जुड़े और काम किए। और लास्ट में आप ये लिख लेंगे कि टिड्डे में लिंग निर्धारण का कार्य कौन कर रहा है, नर युग्मक कर रहा है, यक्ष और ओ कर रहा है। इतना क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं।
कर देंगे इसको। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। सिंपल, एकदम बहुत सिंपल है। क्या हुआ था, हेकिंग ने 1819 में पीडीएफ का प्रयोग किया। उसमें उन्होंने देखा कि एक में यक्स बॉडी है, एक में नहीं है। जिसमें यक्स था उसको यक्स काय कहा, जिसमें नहीं था उसको छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा जिसको ये हेकिंग ने यक्स काय कहा है वास्तव में क्या है, यक्स गुणसूत्र है। और जो नर युग्मक में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक में यक्स वाला, एक में कुछ नहीं। जब यक्स वाला बनता है, यक्स वाला यक्स के साथ जाता है तो मादा बनाता है, और जब जिसमें यक्स बॉडी नहीं है अगर वो यक्स के साथ जाता है तो नर बनाता है। सिंपल है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लिंगी गुणसूत्र और अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, ऑटोसोम और हेट्रोसोम पढ़ेंगे। ऑटोसोम और जिसको या फिर आपसे दूसरे नाम से मीनिंग पूछ सकता है अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, ये दो नाम से आपसे हेडिंग पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है। हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। जब दो समान आकार के, यानी कि जब दो समान आकार के गुणसूत्र समान आकृति और समान आकार के हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो ऑटोसोम कहलाएंगे। सपोज दैट यक्स और यक्स। ठीक है, जब जोड़े के दो गुणसूत्र समान आकार और आकृति के हों, फिर से हमने क्या बोला, आप क्या लिखेंगे, जब जोड़े के दो गुणसूत्र समान आकार और आकृति के होंगे तो इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या कहते हैं, हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑटोसोम। और यह लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते। आप यहां आगे लिख सकते हैं क्या, यह लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते, इसलिए इसको हम अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंगी गुणसूत्र। जब लिंग निर्धारण ही नहीं कर रहा है तो क्या कहा जाएगा उसको, अलिंगी गुणसूत्र कहा जाएगा। ठीक है, अलिंगी गुणसूत्र। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मानव में 22 जोड़ी। एग्जाम्पल, मानव में 22 जोड़ी क्या होता है, यक्स एक्स गुणसूत्र होता है, जिसको ऑटोसोम या अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ऑटोसोम या अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। कितना जोड़ा, 22 जोड़ा। 22 जोड़ा मतलब 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो यक्स एक्स होते हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में, दोनों में समान होते हैं। जब मेल में भी समान होते हैं, फीमेल में भी समान होते हैं, तो इसलिए उसको ऑटोसोम कहते हैं। और ये लिंग निर्धारण नहीं करते, यानी कि इससे ये नहीं पता चलता कि वो लड़का है या लड़की है, यानी 22 जोड़े से नहीं पता चलता, इसलिए उसको अलिंगी गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। अगली हेडिंग यहां से अगली क्या होगी, इसी के नीचे हेट्रोसोम। हेट्रोसोम एक इंग्लिश वर्ड है, पूछ सकता है कि एग्जाम में हिंदी में लिखकर, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हेट्रोसोम, इसको या फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा करके, इसी में लिंग निर्धारण या लिंगी गुणसूत्र, सॉरी लिंग निर्धारण तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लिंगी गुणसूत्र हेट्रोसोम। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं जब जोड़े के गुणसूत्र में दो अलग प्रकार के गुणसूत्र हों, फॉर एग्जाम्पल यक्स और वाई। ठीक है, दो अलग प्रकार के गुणसूत्र हो तो इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या बोलेंगे, हम हेट्रोसोम बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए हमने क्या बोला, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। हमने क्या बोला कि जब जोड़े में उपस्थित गुणसूत्र दोनों अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र हो, फॉर एग्जाम्पल क्या, यक्स और वाई, इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या नाम देंगे, हम लोग हेट्रोसोम बोलेंगे। और ये गुणसूत्र जो होते हैं लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। और आपको पता है कि ये यक्स वाला यक्स के पास जाएगा तो फीमेल बनाएगा, और यक्स वाला वाई के पास जाएगा तो मेल बनाएगा। समझ में आ गया। तो लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है, यक्स वाई। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पर लिख सकते हैं मानव का 23वां गुणसूत्र। ठीक है, 22 जोड़ी हो गया, 23वां जो होता है, मतलब आपको पता 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर, तो 23वां जोड़ी जो होता है यक्स वाई, ये कैसा होता है, हेट्रोसोम। एक उसमें यक्स होता है, एक उसमें वाई होता है, और ये केवल नर में होता है, मादा में नहीं होता। ये केवल नर में होता है, फीमेल में मतलब मादा में नहीं होता है। तो यक्स वाई गुणसूत्र क्या करता है, लिंग निर्धारण का कार्य भी करता है, इसलिए लिंगी गुणसूत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बच्चों इतना तो हो गया, और एक लाइन आप और लिख लीजिएगा। मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे, कि लिंग निर्धारण का कार्य केवल और केवल नर करता है। लिंग निर्धारण का कार्य केवल और केवल नर करता है, लेकिन पक्षी में लिंग निर्धारण का कार्य जो होता है वो कौन करता है, मादा करती है। ठीक है, नोट में आप डाल देंगे वहां पर,
कि पक्षी में, कुछ पक्षियों में, यानी सारे पक्षियों में नहीं होता होगा, कुछ पक्षी में होता है जो लिंग निर्धारण का कार्य जो होता है वो किसके कारण होता है, वो मादा के कारण होता है। ठीक है, आप यह भी लिख सकते हैं कि पक्षी में लिंग निर्धारण का कार्य किसके द्वारा होता है, मादा द्वारा होता है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया होगा, आप फिगर में देख सकते हैं। एक जगह लिखा होगा जेड और जेड, और एक जगह लिखा होगा जेड और डब्ल्यू। जेड और जेड के ऊपर मुर्गी का फिगर है, जेड और डब्ल्यू के नीचे जो है मुर्गी का फिगर है। तो जेड वाला जेड के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, जेड और जेड यानी कि मुर्गा बनेगा, और डब्ल्यू वाला जेड के साथ जाएगा तो फीमेल यानी कि मुर्गी बनेगी। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण कौन कर रहा है, मादा युग्मक कर रहा है। अधिकतर कौन करता है, नर युग्मक करता है, लेकिन पक्षी में कौन कर रहा है, मादा युग्मक कर रहा है। तो ये नोट डाल दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, मनुष्य में लिंग निर्धारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों। आज की क्लास यहीं तक है, और जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।